वेल, ऑफ एंड ऑन आप मुझसे कुछ सवालात बहुत रेगुलरली करते हो। कुछ सवालात का मैं जवाब दे देता हूँ, कुछ सवालात का जवाब मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर मैं उसका जवाब आपको दे दूँ तो आप किसी और डिबेट में चले जाएंगे और आपको उसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। उसकी मिसाल मैं देता हूँ। कुछ कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि जब आईसीएसबी या इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है कि आप फ़ौज में क्यों जाना चाहते हैं, या आप इस फ़ौज में क्यों जाना चाहते हैं, उसमें क्यों नहीं जाना चाहते हैं, या आप अपने बारे में कुछ बताएं, या आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, या आपको क्या पसंद है या नापसंद है। देखो, बिल्कुल आसान सी बात है। अगर मैं कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टेंजिबल फॉर्म में होते हैं। टेंजिबल इन द सेंस कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, उसका सही जवाब ये है कि आपने मुझे इस्लामाबाद बोलना है। अगर आप इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर का नाम लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये एक टेंजिबल फॉर्म। ये सवाल आप मुझसे करेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या जवाब होगा, कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो मैं कैसे बताऊं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊं कि आपका क्या हाल है, वो तो आपको पता होगा ना। ये जो इस तरह के जो सवालात होते हैं, ये सवालात बेहतर होता है, ज़्यादा फ़ायदा देता है अगर आप एग्जैक्टली वही बोलें जो आपके दिमाग में उस वक्त चल रहा है। इसका कोई गलत या कोई सही वर्जन नहीं हो सकता। अगर आप मुझसे पूछें कि अगर कोई मुझसे पूछें कि कैसे हो आप, तो मैं आपसे कहूँ कि उसको बता देना कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ एवन, और आपको 102 टेम्परेचर हो, तो कैसे आप फ़िट हो? आप शक्ल से आप फ़िट नहीं लग रहे हो, आप मतलब सब कुछ गड़बड़ है। तो ये कोई सही और कोई गलत नहीं है। तो ये चीज़ अपने जहन से निकालें। दूसरा एक सवाल जो मुझसे यूट्यूब पे भी किया जाता है और इंस्टा पे भी और यहाँ पर भी किसी ने किया है कि मेरिट सिस्टम क्या है, उसके बारे में कुछ बोलें। मेरिट सिस्टम तीन पिलर्स हैं। तीन पिलर्स, एक तो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक की, 10th ग्रेड और 12th यानी आपकी FA FSC की जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, अगर आप लॉन्ग कोर्स के लिए जाते हैं, और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं तो उसका फिर आगे जितना भी आपका GPA ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में MPhil या PhD वटेवर, तो ये पूरा इनिशियल के लिए गए थे, उसकी ग्रेडिंग, ये एक पिलर हो गया। दूसरा पिलर है आपका ICSB में आपकी ग्रेडिंग। ICSB में आपको नंबर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाफोरिकली इफ आई टॉक, तो अगर उसके टोटल 5 नंबर है तो ICSB ने कह दिया है कि 3 नंबर वाले पास होंगे, 3 से जिसके नंबर कम होंगे वो फेल होंगे। अब जितने भी 3 है या 3.1 है, 3.2 है, आगे चलते रहें 4 और 4.1 फिर 5, ये मुख्तलिफ ग्रेडिंग्स आपकी बनती है, और ग्रेडिंग्स आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे बनती है, जिसमें आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सब कुछ, इंटरव्यू, GTO, साइकोलॉजिस्ट के साथ जितने भी आपकी परफॉर्मेंस है उसकी ग्रेडिंग बनती है, नंबर्स बनते हैं। तो ये मिला के दूसरा पिलर हो गया। तीसरा पिलर जो है वो सर्विसेज हेडक्वार्टर के अंदर होता है, जो GHQ में या NHQ है, नेवल हेडक्वार्टर जो है, या एयरफोर्स हेडक्वार्टर जो है, उसमें आपकी ग्रेडिंग होती है। तीसरा पिलर है। अब इन 3 पिलर्स में आपके जितने मार्क्स हैं, जितनी आपकी ग्रेडिंग है, उन सबको मिला के आपकी ओवरऑल ग्रेडिंग बनती है। अब वो उस ग्रेडिंग का वो करते क्या है, वो ग्रेडिंग का करते ये हैं कि सिर्फ सर्विसेज हेडक्वार्टर को पता होता है, जितने भी सर्विसेज क्वार्टर से मतलब यानी हमारा GHQ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, PF हेडक्वार्टर जो है HQ, और या जो NHQ है, जो नेवल हेडक्वार्टर जो है, उनको पता होता है कि किसी बैच में उन्होंने कितने कैंडिडेट्स को उधर भेजना है। सपोज़ उनको चाहिए 200 कैंडिडेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो सेलेक्ट हुए 250 या 300 या 350 सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उसमें जिसकी ग्रेडिंग टॉप में होगी वो उधर जाएगा, ओके, वो उधर चला जाएगा, और बाकी जो है वो वेटिंग लिस्ट में रह जाएंगे। अब वेटिंग लिस्ट का ये होता है कि जितने कैंडिडेट्स, उसमें ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो मेडिकल में उसका कोई इशू हो जाता है, जिसका एक्चुअल में वो आखिरी वक्त में डिसाइड करते हैं कि हमने नहीं जाना, या कुछ और इशू हो जाता है। तो जितने कैंडिडेट्स वो रह जाते हैं, वो बाकी कैंडिडेट्स उसके साथ साथ आगे चलते रहते हैं। हाँ, उसकी जो ICSB की जो वैलिडिटी है वो चलती रहती है, वो ख़ास स्टेज तक उसकी वैलिडिटी, चाहे वो एक क्वालिफाइड ICSB से कैंडिडेट होता है जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकता है। और इसके अलावा
ये भी होता है कि सपोज़ उनको एकेडमी, जितने भी सर्विसेज एकेडमी हैं, नेवल एकेडमी है, पीएमए काकूल है, या एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर है, उनको सपोज़ उनको चाहिए 250 कैंडिडेट्स और रिकमेंड हो चुके हैं 200 कैंडिडेट्स। तो जो 50 कैंडिडेट्स होते हैं वो पिछले वाले लॉट्स में से निकल आते हैं, या अगर उसमें भी नहीं मिलते तो फिर ये करते क्या है कि जो नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, जो नॉट रिकमेंड, लेकिन उनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई इशू नहीं होता, सिर्फ थोड़े से वीक होते हैं, तो उनको भी उस रिकमेंडेड लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, और ऐसा होता रहता है। और इसके अलावा एक और सवाल भी आप मुझसे करते हो, वो सवाल ये है कि आप बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हो कि ICSB में या फ़ौज में सिर्फ फ़ौजियों के जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। आपकी ग्रेडिंग अच्छी है तो किसी जनरल का बेटा भी नहीं जा सकता आपको बाईपास करके, अगर आपकी ग्रेडिंग अच्छी है। आप फ़ौज की तरफ देखें ना, आपको रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ भी आप देखें। रिज़ल्ट प्रोडक्ट में आपको हर किसी का बेटा नज़र आएगा, और हर किस्म के एक्चुअल में उसमें जो काबिल बच्चे होते हैं वो जाते हैं उधर। आप अपने काबिलियत के ऊपर भरोसा रखें और एक ओपन माइंड के साथ आप ICSB और इनिशियल जो आपके टेस्ट हैं वो जाएं और अपीयर हो जाएं, और डू योर बेस्ट एंड बिलीव इन hard work, and that is the main or the only key available. You have to believe in hard work, okay? So that hard work actually will pay you back, nothing else. ये बाकी जितने मफरूज़ हैं ये वो कैंडिडेट्स बनाते हैं जो उधर से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, जो कि ओवर एग्जैजुरेटेड एक पिक्चर अपनी लेके फिरते हैं, जो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बजाय इसके इम्प्रूवमेंट करके, बजाय इसके अपने अंदर वो जितनी भी खामियां हैं उनको एनालाइज करें, वो रिविज़िट करें अपने आप को ठीक करें और फिर दोबारा अपीयर हो जाए, बजाय इसके वो फिर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और उसी वजह से वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, एंड बिलीव इन हार्ड वर्क, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन कीज़ ऑफ सक्सेस इन लाइफ।